स्वागत करते हैं मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। मैं आपका दोस्त मनीष आज आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं जो है प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री को लेकर हमने एक और वीडियो आपको इससे पहले उपलब्ध कराया है जिसमें हमने आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब के जो जो कार्य किए गए उनके द्वारा महत्वपूर्ण उसकी विस्तृत व्याख्या की थी। आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री का पद हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें कैसे महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा क्या क्या मुख्य कार्य किए जाते हैं, उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे राष्ट्र में संसदीय शासन प्रणाली चलती है, ये आप सब जानते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। इसे थोड़ा सा स्पष्ट करते चले। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का भी वो पदेन अध्यक्ष होता है। और एक चीज ये परंपरा कह सकते हैं आप इसे, या पहले से ऐसा होते हुए आ रहा है कि विशिष्ट मंत्रालय और कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवंटित नहीं करता है, यानी उन विभागों को स्वयं अपने पास रखता है। जैसे वो विभाग हैं, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हम बताते भी चलें आपको। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति प्रधानमंत्री अपने पास रखता है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग भी प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग भी प्रधानमंत्री अपने पास स्वयं रखता है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 75 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं लिखी गई है या सुनिश्चित नहीं की गई है जिसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन संसदीय प्रणाली में ये परंपरा है कि प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। अब समस्या यहाँ पर ये आती है, यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः जो सबसे बड़ी पार्टी होगी या लोकसभा में गठबंधन दल का जो नेता होगा उसे नियुक्त कर सकता है और उसे एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि वो संसद के अंतर्गत विश्वास मत हासिल करे। आप सभी जानते हैं आजकल न्यूज़ चैनलों में भी आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा सरकारें गिराई और बनाई जाती हैं, सांसद खरीदे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस परंपरा का निर्वहन भी अच्छे से नहीं होता है। राष्ट्रपति की बात ना की जाए, कम से कम राज्यपाल के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल किसी न किसी दल का प्रतिनिधि रहा होता है। पहले वो पूर्णतः स्वैच्छिक नहीं होता है, निर्णय लेने के लिए केंद्र का दबाव होता है, जिसके चलते कई बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो विवादित होते हैं और सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी पड़ती है, तब जाके उसका समाधान होता है। सरकारें बहुत ज़्यादा बनती गिरती हैं क्योंकि हमारा हर नेता आज के दिन में महत्वाकांक्षी है। हर कोई सत्ता पर बने रहना चाहता है या कैसे भी सत्ता को हासिल करना चाहता है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं और उसके कार्य क्या क्या हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को, उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करना पड़ता है या नियुक्त किया जाता है। ये हमारे राष्ट्र की एक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर सकता है और उनमें बदलाव भी कर सकता है। ये प्रधानमंत्री की पावर है। और यदि प्रधानमंत्री और उसके कोई अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाए या कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो वह मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या स्वयं से उसे बर्खास्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक के निर्णय विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है, यानी जो प्रधानमंत्री कहेगा अंत में वो निर्णय सर्वमान्य होना होगा क्योंकि कैबिनेट उसके तहत आती है, उसके अंतर्गत कार्य करती है। वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। जितने भी विभाग हैं उनकी वो बैठक बुला सकता है और उनमें एक बेहतर समन्वय स्थापित करने का कार्य कर सकता है। वह सभी
पदों को, या यूँ कह सकते हैं प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भी समाप्त कर सकता है। यानी वो सभी मंत्रियों को इस तरह से भी हटा सकता है कि जब वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा, त्यागपत्र दे देगा, तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रधानमंत्री को अधिकार हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कम्युनिकेशन यानी संचार का एक प्रमुख माध्यम होता है। वो राष्ट्रपति को जो भी प्रशासनिक मामले चल रहे हों या विधायी प्रस्ताव हैं, जो मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिए हैं, उनके बारे में सूचित करता है। वो राष्ट्रपति की इच्छानुसार संघ के जो प्रशासनिक मामले हैं, विधायी प्रस्ताव हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। ये हम बता चुके हैं। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी भी मामले में जिस पर किसी मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, इस संबंध में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट राष्ट्रपति कर सकता है। और इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि राष्ट्रपति महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्तों एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये याद रखिए कि प्रधानमंत्री इस पर सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह ले या न ले वो उसका विवेक है, लेकिन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है। अब संसद के संबंध में जो अधिकार हैं उसकी बात करें तो आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति के संसद का सत्र बुलाने के लिए सलाह दे सकता है कि राष्ट्रपति को कि हमें संसद का सत्र बुलाना है। और राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए भी राष्ट्रपति से कह सकता है, प्रधानमंत्री कहेगा। और संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा भी कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। बाकी जो शक्तियां होती हैं उसका हम थोड़ा पहले भी जान चुके हैं, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, इसका जिक्र हमने पहले नहीं किया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। वो विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि एक विदेश मंत्री होता है लेकिन प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपात स्थिति में राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक यानी कि मेन पावर आ जाती है। वैसे तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जो राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होगा वो प्रधानमंत्री ही होगा। और प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये आप सब जानते हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का राज्यसभा का सदस्य होना। इंदिरा गांधी के समय से एक प्रथा चली कि लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगा, या यूँ कहें कि वो राज्यसभा से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने लगे। उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कहाँ से चुनकर आएगा, लोकसभा से या राज्यसभा से, ये निश्चित नहीं है। लेकिन एक परंपरा ऐसी है, ये माना जाता है कि लोकसभा से चुनकर ही प्रधानमंत्री को आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को लोकसभा में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता की सीधे भागीदारी होती है। इसलिए ऐसी परंपरा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को लोकसभा से चुनकर आना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव आप सब जानते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, लेकिन तर्क कई दिए जा सकते हैं। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, तो अब वहाँ ये अनिवार्य कर दिया है जो प्रधानमंत्री बनेगा वो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य होना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा से ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सभा का सदस्य ना हो। उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। ये जो परंपरा चली दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम से चली। हम आपको यहाँ पर ये बता दें किन किन लोगों के द्वारा राज्यसभा से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे या पद पर बने। उदाहरण के तौर पर हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी से पूर्व जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा से चुनकर आते थे। अब सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सरकार में यदि कार्यपालिका अधिक प्रभावी है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो। प्रधानमंत्री यानी कि जो सत्ता में बैठी है उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। इसके कई लाभ भी होते हैं, कई हानियां भी होती हैं। जैसे लाभ है, समय पर निर्णय लिए जाते हैं, सरकार मजबूती से निर्णय लेती है। जैसे आप कह सकते हैं 370 को हटाना, 3 तलाक को लेकर त्वरित निर्णय लिया गया, या किसी भी चीज़ को, नोटबंदी को लेकर, ये लेकर अब
इसके कई नुकसान भी हैं। जैसे नुकसान की बात करें कि निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं। जैसे नोटबंदी को आप ये कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तो कोई असर नहीं पड़ा, सारे के सारे नोट वापस हो गए। यानी कि कहा जा रहा था कि काला धन प्राप्त होगा। ये हालांकि एक राजनीतिक चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जीएसटी को भी जल्दबाजी में लागू किया गया। अभी वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बहुत पहले शुरू कर दी गई, राज्यों से नहीं पूछा गया। 24 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया, या तो फिर जब 30 जनवरी को पहला केस सामने आया था तब लॉकडाउन लगाना था। ऐसे कई निर्णय हैं जो विवादित हैं, इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखा यह जाता है दोस्तों कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के अधिकार कम हो जाते हैं। जैसे गठबंधन की सरकारों का दौर चला है, इससे पहले वीडियो में हमने बात भी की है। 1977 में जब चुनाव हुए थे तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी हार गई, वहाँ की बात करें। फिर बाद में इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 से 21 छोटी छोटी पार्टियों को लेकर प्रधानमंत्री पद संभाला गया था, तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। और कई बार घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री के बजाय अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री मानने लगते हैं, ये भी स्थिति होती है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और गठबंधन की राजनीति की प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। ये भी निर्णय सर्वोपरि है, या ये भी देखा जाता है कि जो गठबंधन की सरकार को चला रहा है उसका खुद का व्यक्तित्व कैसा है। प्रधानमंत्री की भूमिका बहुमत दल के नेता की बजाय गठबंधन सरकार में प्रबंधक की जैसी हो जाती है। इससे पहले की कई सरकारों में हमने ऐसा देखा है। पिछले वीडियो में हमने जाना है कि वहाँ महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। ये सब हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बारे में जितने भी मुख्य बिंदु हैं उन्हें हमने कवर कर लिया है। अगले टॉपिक में हम फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। आपको प्रधानमंत्री का पद को लेकर ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी जानते हैं कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें।